आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद की बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम ने हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की कही बात। 18 मई को खुलेगा भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम का कपाट। तीर्थ घोषणा होने के भक्तों में दिखी खुशी। 18 मई को सुबह 4:15 पर खुलेगा बद्रीनाथ धाम का कपाट। पिछले 11 फरवरी से बद्रीनाथ का प्रिंस लापता। पीड़ित परिजन ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। लापता चल रहे प्रिंस की तलाश में जुटी पुलिस। और बसंत पंचमी को लेकर लोगों में उत्साह। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा को लगाई अस्थि की डुबकी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद के शासन निकाय की नवी बैठक आयोजित की गई और बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए पेशेवर डिजाइनिंग की जाए और सेवा ली जाए और उपयुक्त स्थलों पर उत्पादों के एम्पोरियम स्थापित किए जाने चाहिए। राज्य के उत्पादों के एम्पोरियम बड़े शहरों में भी स्थापित किए जाए। इसके साथ ही ऊन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऊन के क्लस्टर तैयार करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे उत्पाद को विशिष्ट पहचान मिले, इसके लिए उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई। बांस, भीमल और पिरूल का ही हस्तशिल्प में विशेष उपयोग किया जाए। उन पंचायतों के माध्यम से रिंगाल उत्पादन की दिशा में कार्य किए जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद के लिए 1 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृति की है और परिषद को ये धनराशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध होगी। पूर्व में इसके लिए 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गई थी और शिल्पियों और बुनकरों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए ये अतिरिक्त धनराशि स्वीकृति कर गई थी। और आज वसंत पंचमी के दिन विश्व प्रसिद्ध भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 18 मई मंगलवार सुबह 4:15 पर खोल दिए जाएंगे। वहीं गाडू घड़ा यात्रा 29 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। टिहरी नरेश और महारानी की मौजूदगी में नरेंद्र नगर राजदरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और महाभिषेक के लिए तिल का तेल निकालने की तिथि घोषित की गई है। बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर राजदरबार में आयोजित समारोह में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा के शुभ अवसर पर टिहरी राज्य परिवार के नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में मुख्य रावल धर्माधिकारी और बेंद पार्टी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें कि आज वसंत पंचमी के दिन विश्व प्रसिद्ध भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 18 मई मंगलवार सुबह 4:15 पर खोल दिए जाएंगे और इससे काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है श्रद्धालुओं के बीच। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को गाडू घड़ा की यात्रा सुनिश्चित की गई है। टिहरी नरेश और महारानी की मौजूदगी में नरेंद्र नगर राजदरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और महाअभिषेक के लिए तिल का तेल निकालने की तिथि घोषित की गई है। आज से वसंत पंचमी के दिन विश्व प्रसिद्ध भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 18 मई मंगलवार को 4:15 पर खोल दिए जाएंगे सुबह के समय। वहीं गाडू घड़ा यात्रा 29 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। टिहरी नरेश और महारानी की मौजूदगी में नरेंद्र नगर राजदरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने और महाअभिषेक के लिए तिल का तेल निकालने की तिथि घोषित की गई है। बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर राजदरबार में आयोजित समारोह में भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय हुई है।
भू वैकुंठ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय कर दी गई है। आपको बता दें कि 18 मई मंगलवार को सुबह 4:15 पर भू वैकुंठ धाम के कपाट खोले जाएंगे और वहीं आपको बता दें कि गाड़ू घड़ा की यात्रा 29 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख अब घोषित कर दी गई है और ऐसे में टिहरी राज्य परिवार के नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में मुख्य रावल धार्मिक अधिकारी वेद पाठी सहित तमाम लोग मौजूद रहे इस दौरान जब तारीख का घोषणा की गई। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जिस प्रकार से भू वैकुंठ धाम के कपाट खोलने की तारीख अब घोषित कर दी गई है, क्या कुछ तमाम जानकारी है श्रद्धालुओं के लिए? हाँ पूजा, सबसे बड़ी बात कहें तो आज जो बसंत पंचमी का दिन होता है, आज भगवान बद्रीनाथ जो वैकुंठ धाम होता है नारायण के द्वारा भगवान बद्रीनाथ की आज कपाल खोलने की तारीख आज घोषित की जाती है। तो आज बात करें तो आज जो यहाँ पर नरेंद्र नगर में राजमहल होता है, यहाँ राजा द्वारा और जो यहाँ मुख्य होते हैं उनके द्वारा, यहाँ पर मुख्य पुजारी द्वारा आज यहाँ पर घोषणा की जाती है, तारीख निकाली जाती है। तो आज 18 मई कहें तो हम 18 मई आज का दिन मंगलवार होगा और सुबह कहें तो 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त जो होता है इस दिन भगवान बद्री विशाल के द्वार खोले जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो कोरोना काल चल रहा था, यात्रा काल नहीं चल पाई, लेकिन लास्ट में कुछ लोग वहां पर पहुंचे धीरे धीरे करके सुबह। लेकिन इस बार जैसे जैसे कोरोना काल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है तो लग रहा है इस बार यात्रा बड़ी सुखद होगी। और ये बहुत बड़ी एक खबर है कि आज उत्तराखंड से जो ये बद्रीनाथ भगवान विशेष माने जाते हैं, यहाँ पर अगर यात्रा के टाइम पे तो लगभग 10 से 12 लोग 15 लाख लोग तक यहाँ भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो जो 18 मई सुबह 4:15 पर मंगलवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कमल जी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में क्या कोरोना को ध्यान में रखते हुए अब क्योंकि तारीख भी घोषित कर दी गई है तो कोई ऐसी विशेष तैयारी की गई है श्रद्धालुओं के लिए ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े? खुली है क्योंकि आज जब जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन इसकी घोषणा की जाती है, निकाली जाती है। तो आज ये घोषणा हुई है। अभी लगभग मान के चले तो लगभग 3 माह का समय है और वैक्सीन भी आ चुकी है, काफी लोगों को लग चुकी है और आगे भी और धीरे धीरे और काफी लोगों को लग जाएगी। तो जब ये तारीख आएगी तो उससे पहले अगर हम मान के चलो लगभग 18 मई है तो उससे 10-15 दिन पहले यहाँ की नई SOP जारी की जाएगी। उस टाइम समय देखा जाएगा क्या कोरोना काल का है, किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे बुलाया जाएगा, यहाँ पर क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी। तो अभी लगभग 3 महीने का टाइम है। आज तो सिर्फ तिथि घोषणा क्योंकि बसंत पंचमी के दिन इस तिथि निकाली जाती है भगवान बद्री विशाल के द्वार खोलने की। तो ये आज हुई है। अभी 3 महीने का समय है। तो जब ये समय नजदीक आएगा तो सारी व्यवस्थाएं होंगी, SOP भी जारी होगी, कोरोना काल भी उस टाइम देखा जाए क्या स्थिति है, तो उसी प्रकार से तैयारी की जाएंगी। तो आज तो सिर्फ ये मान के चलें कि आज राजभवन में तिथि घोषणा की गई है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में मंगलवार को कपाट खुलने जा रहे हैं भगवान बद्री विशाल के। जी बिल्कुल कमल जी, और हमने काफी देखा है कि लोग इसका काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं और अब मई में कपाट खोलने की घोषणा कर दी गई है। तो क्या इसको लेकर श्रद्धालुओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? क्या उनके मन में इसको लेकर कोई उत्साह है? हाँ पूजा, अगर बात करें तो खाली हम यहाँ उत्तराखंड की ना बात करें, पूरे भारतवर्ष और अन्य देशों में भी जहाँ हमारे लोग हैं वो भी यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करना चाहता है, यहाँ पर आना चाहता है। क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि स्वयं नारायण यहाँ पर विराजमान करते हैं। जो भाई यहाँ पर आता है और भगवान के दरबार पे आता है और जो मांगता है उसको बहुत कुछ मिलता है। पिछली बार कोरोना काल के चक्कर में नहीं हो पाया, दर्शक कहते श्रद्धालु नहीं आ पाए, लोगों को बड़ा ऐसा महसूस हुआ। पर अगर अब इस व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहेगी तो कहीं लाखों लोग पहले से भी कहीं अधिक, क्योंकि पिछला कोरोना काल था, इससे अधिक यहाँ पर लोग आएंगे। तो उसके लिए सरकार उसी टाइम समुचित व्यवस्था करेगी। क्योंकि सिर्फ आज तिथि निकाली, तिथि घोषणा होती है, अभी 3 महीने का समय है, उस हिसाब से लगभग 1 महीने पहले तो इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जी बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से 29 अप्रैल को तारीख सुनिश्चित की गई है गाड़ू घड़ा की यात्रा के लिए, तो इसको लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी है जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनको तमाम जानकारी मिल सके और वो भी भगवान के दर्शन आसानी से कर सके?
हाँ पूजा, अगर कहें तो ये डिम्बर समाज होता है, डिमरी समाज होता है, जो यहाँ पर गाड़ू खेलते यहाँ तक तेल निकाला रहता है, उसमें काफी पुरोहित लगते हैं। रानी खुद इसको करती है। एक जब यहाँ पर गाड़ू खोला, यहाँ पर 29 अप्रैल को लेकर चलेगा, तो ये धीरे धीरे जाके वहां पर कहते हैं इसकी पैदल यात्रा होती है। जगह घूमते घूमते लोग यहाँ श्रद्धालु उसके दर्शन भी करते हैं, और ये फिर बद्रीनाथ पहुंचेगा। फिर जब ये बद्रीनाथ पहुंचेगा तो वहां भगवान का होता है, और उसके बाद भगवान के द्वार पर पूरी विधि विधान के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए 29 अप्रैल की तय की गई है तारीख। 29 अप्रैल को गाड़ी घोटा करके वहां शुरुआत करेगा, और फिर ये 18 मई तक भगवान बद्री विशाल के दरबार पे पहुंचेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने नए निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन में बनाए जाने वाले पार्किंग, टाइल्स और पानी निकासी, भवन के रंग रोगन और बाउंड्री वाले विद्युत व्यवस्था समेत तमाम कार्यों की बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रथम तल से लेकर ऊपरी तल तक के सभी कक्षों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में संबंधित अधिकारियों से आवंटित बजट की सापेक्ष व्यय और शासन को भेजे गए प्रस्ताव की भी जानकारी ली। संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नए कलेक्ट्रेट भवन में वाहन पार्किंग सिस्टम और सीटिंग पार्किंग और फूड पार्किंग समेत नए नए कार्यों की योजना डिजाइन तैयार की गई है। वहीं पुराने कलेक्ट्रेट भवन को रिस्टोर कर एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित करने की योजना है। उनके द्वारा बताया गया कि धारा रोड को भी अपर बाजार का तर्ज पर हेरिटेज रोड के रूप में विकसित करने का योजना है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों से अधिवक्ता चैम्बर के बारे में भी जानकारी लेने के साथ ही उनको आवंटित किए गए नए भवन का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने हेरिटेज रोड के प्लान में स्ट्रीट शॉप के बारे में भी जानकारी ली, जिस पर कार्यदायी संस्थान के संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि स्ट्रीट शॉप के मालिकों से सहमति ले ली गई है और बताया गया कि धरना स्थल के लिए भी स्थान चिन्हित किया गया है। और प्राकृतिक आपदा को आज 10वां दिन है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत बचाव कार्यों में जुटी एजेंसियों ने अब तक 58 शव बरामद कर लिए हैं। वहीं लापता 206 लोगों में से अभी तक 146 लोग अब भी लापता हैं और जिनकी तलाश लगातार जारी है। सुरंग में अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं परियोजना के बैराज की तरफ मलबा जमा है, जिसमें शवों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू जारी है। और आपको बता दें कि जोशीमठ प्राकृतिक आपदा को आज 10वां दिन है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि वहां पर अब तक 58 शव बरामद कर लिए गए हैं। 206 लोगों में से 146 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। सुरंग में अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं परियोजना के बैराज की तरफ मलबा जमा है, जिसमें शवों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू कार्य जारी है। आपको बता दें कि 7 तारीख को आई इस प्राकृतिक आपदा में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से अभी तक रेस्क्यू काम जो है वो जारी है। लोगों को निकाला जा रहा है और ऐसे में अभी तक 11 शव निकाले जा चुके हैं और 140 लोग अभी भी लापता है। वहीं बात करें कि कुल कितने लोगों के शव निकाले गए हैं, तो आपको बता दें कि 58 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जिस प्रकार से 7 तारीख को आई प्राकृतिक आपदा में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और काफी ज्यादा समस्याएं आ खड़ी हुई हैं, ऐसे में जो बचाव कार्य है वो लगातार आगे भी जारी है, अभी भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या कुछ तमाम अपडेट्स है इसको लेकर? जी पूजा, बिल्कुल। आज अगर बात करें तो रेस्क्यू का जो है 10वां दिन है और आज भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अभी तक की अगर अपडेट की बात करें तो टोटल जो है 58 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से जो है 29 लोगों की जो है पहचान हो चुकी है और 29 लोगों की जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो उनका जो है डीएनए जो है सुरक्षित किया जा रहा है। तो अभी भी अगर बात करें तो जो
ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो लगातार जारी है। और जो सेना के जवान हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं वो लगातार अभी भी जो है इस ऑपरेशन में डटी हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर अभी देखें, अभी की बात करें पूजा, तो करीब 1 बजे करीब जो है यहाँ पर जब टनल से मलबा निकाला जा रहा था तो वहां से जो टनल है उसके अंदर से जो है पानी तेज गति से भाव, जिसके बाद 15 या 20 आधे घंटे के लिए करीब जो है जो राहत बचाव कार्य है उसे रोक दिया गया। फिलहाल अभी जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिर से जो है शुरू हो चुका है। तो लगातार सरकार का भी यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जो ये ऑपरेशन है इसको सफल किया जा सके। अगर दूसरी ओर देखें पूजा, तो ये जो ऑपरेशन है या करीब 3 या 4 दिन में जो है ये ऑपरेशन जो है सफल होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार का यही कहना है कि जब तक जो लापता व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति तक जो आखिरी व्यक्ति होगा, जब तक वो उनका पता नहीं चल जाता है तब तक लगातार जो ये ऑपरेशन है ये जारी रहेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर बहादुराबाद से है, जहां राजस्व अधिकारी के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को सुप्रीत निवासी ढालूवाला के द्वारा राजस्व अधिकारी के साथ मारपीट की गई थी, जिसको लेकर सरकारी अधिकारी पर ऑन ड्यूटी मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी समय से अभियुक्त फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर सिडकुल पुलिस ने छापेमारी कर अभियुक्त सुप्रीत को औरंगाबाद गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त पर धारा 332 के तहत कार्रवाई कर न्यायपालक में पेश किया गया। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से बहादुराबाद की एक खबर है, जहां 10 फरवरी को सुप्रीत निवासी ढालूवाला के द्वारा राजस्व अधिकारी के साथ मारपीट की गई थी, जिसको लेकर सरकारी अधिकारी पर ऑन ड्यूटी मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी समय से अभियुक्त फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर सिडकुल पुलिस ने छापेमारी कर अभियुक्त सुप्रीत को औरंगाबाद गांव से गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए अभियुक्त पर धारा 332 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है। अगली खबर हरिद्वार के ब्रह्मपुरी रावली महदूद से है, जहां 11 फरवरी को घर के बाहर से खेलते हुए 12 साल का प्रिंस अचानक गायब हो गया, जिसकी तलाश में पूरा परिवार जुट गया। गायब बेटे के गम में पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर सिडकुल पुलिस लापता चल रहे बच्चे की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं लगा। आपको बता दें कि 11 फरवरी 2021 को प्रिंस की गुमशुदगी सिडकुल थाने में दर्ज करा दी गई थी। पुलिस और परिजनों के द्वारा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक लापता बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। कोई सुराग अभी तक फिलहाल हाथ नहीं लगा है पुलिस के। गायब हुआ, गुड़िया भी घर पे थी, उसने बोला ट्यूशन के लिए कि ट्यूशन चलना, उसने कहा कल ट्यूशन जाएंगे, आज मैं नहीं जाऊंगा। वो ट्यूशन चली गई, उसके बाद बच्चा घर से निकला, कैसे निकला, कौन ले गया, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर हमने उसकी खोजबीन शुरू की। 1 घंटे बाद बच्चा कोई सुराग नहीं मिला। और आस्था के महापर्व कुंभ की शुरुआत से पहले बसंत पंचमी के दिन तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने पेशवाई के साथ त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान किया। इस दौरान छड़ी, त्रिशूल और भालों की पूजा भी की गई। मौके पर हर हर महादेव के जयकारों से घाट परिसर गुंजायमान होता रहा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवान भी गंगा घाट पर तैनात किए गए। गंगा स्नान की व्यवस्थाओं को परखने के लिए नगर निगम की महापौर, एसडीएम और एसपी देहात ने त्रिवेणी घाट पर निरीक्षण किया। बता दें कि साधु संतों ने स्नान से पहले शहर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्ष के साथ स्वागत किया। और आपको बता दें कि इस दौरान गंगा घाट पर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाकर रखी थी। त्रिवेणी घाट पर गंगा सभा के सदस्य लगातार अनाउंसमेंट से श्रद्धालुओं को गंगा में किनारे पर ही रहकर स्नान करने के लिए आगाह कर रहे थे। इस खास पर्व पर सैकड़ों स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी गंगा स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की, वहीं दान कर पुण्य अर्जित भी किया।
अनादिकाल में पहले जो कुंभ मेला है वो देवप्रयाग और ऋषिकेश में हुआ करता था और ये प्रथा हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग त्रिवेणी घाट गौरीशंकर मंदिर से ले जाकर जो है गंगा स्नान कर लेते हैं। इस बार विचार किया कुंभ का अवसर है और कोरोना कार्यकाल बीता है, इस प्रकार जो है हमने कहा कि कम से कम भव्य स्वरूप बना दिया जाए। निगम की तरफ से पहले ही पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और लगातार यहाँ पर हमारी जितनी भी सफाई व्यवस्था हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, हर तरह से नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी पूरी तरह से तैनात हैं और 24 घंटे शहर को किस तरह से अच्छी व्यवस्थाएं दे पाएं। बाहर से तीर्थ यात्री श्रद्धालु जो भी इस समय गंगा स्नान के लिए यहाँ पे आए तो उनको किसी भी प्रकार की, चाहे स्वच्छता से लेके हो, चाहे उनको सुरक्षा की दृष्टि से हो, हर तरह की जो भी सुविधाएं हैं नगर निगम पूरी तरह से उनको देने के लिए। और बसंत पंचमी के मौके पर सितारगंज में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मां सरस्वती के स्वरूप की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने, शिक्षकों ने शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। साथ ही नए छात्र छात्राओं की शिक्षा शुरुआत के लिए विद्यालय परिसर में हवन कराया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस त्योहार को लोग विभिन्न प्रकार से मनाते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन लोग विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग पीले रंग का वस्त्र पहनकर सरस्वती मां की पूजा करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा हवन के बाद प्रसाद वितरित किया गया। यह कार्यक्रम आज अपनी प्रबंध समिति के सहयोग से अपने विद्यालय से नगर में जो है मां सरस्वती का पूजन करने के पश्चात जो है हम नगर में इसका एक भव्य रैली हमने आज निकाली है। भैया बहनों द्वारा आज ज्ञान की देवी मां सरस्वती की झांकी निकालने के पश्चात हम विद्यालय में हवन, सुंदरकांड इसका ये कार्यक्रम करेंगे। और आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते हर की पौड़ी पर श्रद्धालु की संख्या उतनी नहीं है जितनी स्नान पर देखी जाती रही है, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। स्नान पर्व की सुरक्षा में हरिद्वार पुलिस के साथ ही कुंभ मेले के लिए हरिद्वार आई सभी पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के साथ ही दान, पितृ कर्म और 16 संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। आज बसंत पंचमी है और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमाने में जुटे हुए हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते हर की पौड़ी पर श्रद्धालु की संख्या उतनी नहीं थी जितनी संख्या हर साल देखने को मिलती थी, लेकिन बावजूद इसके लोगों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में काफी ज्यादा उत्साह है गंगा स्नान को लेकर। लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम अपनी तरफ से किए हुए हैं। पूरे मेला जोन में 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया है और स्नान पर्व की सुरक्षा में हरिद्वार पुलिस के साथ ही कुंभ मेले के लिए हरिद्वार आई सभी पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के साथ ही दान, पितृ कर्म और 16 संस्कारों का विशेष महत्व माना जाता है। और आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान का एक अपना अलग महत्व है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जाता है। आपको बता दें हर की पौड़ी में इस समय काफी ज्यादा भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। हालांकि हर साल की अपेक्षा इस साल थोड़े कम श्रद्धालु देखने को मिले, लेकिन बावजूद इसके लोगों के मन में त्योहार को लेकर काफी ज्यादा खुशी है। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरे तरीके से तैनात है, अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है कि श्रद्धालु को और वहां पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। तीर्थ पुरोहित के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के साथ ही दान, पितृ कर्म और 16 संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है।
और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूर्ण लाभ कमा रहे हैं। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है और ऐसे में आज गंगा स्नान का भी अपना एक महत्व होता है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या उतनी नहीं है।